नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, ये जो टॉपिक है ये लगभग हर एग्जाम में लगता है। एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और रीट में तो स्पेशल ये टॉपिक लगता ही है, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। और इंडिया लेवल पर भी जब हम जीके पढ़ते हैं तब वहां पर भी हमको ये टॉपिक देखने को मिलता है, ऊर्जा संसाधन या खनिज संसाधन या भारत में ऊर्जा संसाधन। तो ये अपन बात करने वाले हैं आज इस टॉपिक की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और डेफिनेट एक या दो प्रश्न इस टॉपिक में से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम संसाधन कहते किसको है। तो संसाधन क्या चीज होती है। तो संसाधन देखो आप, ऐसे साधन, ये वाला ले लेता हूं, ऐसे संसाधन जिनसे किसी उद्देश्य की प्राप्ति होती हो, हम उसको संसाधन कहते हैं। ठीक, बात करें ऊर्जा किसको कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा संसाधन वो होते हैं जिनसे हम ऊर्जा निर्माण का कार्य करते हैं। ऊर्जा निर्माण के कार्य को करने वाले साधन ही ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। देखा जाए तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं परंपरागत। कौन से? परंपरागत। ठीक, और एक होते हैं गैर परंपरागत। ठीक, गैर परंपरागत और परंपरागत क्या, कौन से संसाधन होते हैं, तो अपन ये देखते हैं। तो परंपरागत संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनसे पुराने समय से या पुरानी तकनीकों से, प्रचलित तकनीक से ऊर्जा उत्पादन की जा रही है। ठीक, तो ये परंपरागत संसाधन हुआ। कौन सा? परंपरागत संसाधन हुआ ऊर्जा का। ठीक, तो जिनसे पुराने समय से, पुरानी प्रचलित तकनीक से ऊर्जा उत्पादन की जा रही है, तो ऐसे संसाधनों को हम परंपरागत संसाधन कहते हैं। एक्चुअल में विधियों का अंतर है, परंपरागत और गैर परंपरागत में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस विधियों का अंतर है, तकनीक का अंतर है। पुरानी विधियों से जब हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं तो परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे संसाधन जिनसे हम नवीन तकनीकों का प्रयोग करते हुए अभी कुछ सालों से ही जिनसे ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं वो गैर परंपरागत संसाधन होते हैं। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जिनसे हम 100 या यूं कहें जिनसे हम 200-250 वर्षों से ऊर्जा उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर ऊर्जा से बेसिक मतलब क्या है? यहाँ पर ऊर्जा से बेसिक मतलब है विद्युत उत्पादन का। ये ध्यान रखना, ऊर्जा तो कई प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा की। जब हम ऊर्जा उत्पादन को सुनते हैं तो हमें दिमाग में ये मानना चाहिए कि हम बिजली उत्पादन की या विद्युत उत्पादन की बात कर रहे हैं। हालांकि खाना बनाना, इसको जलाना, ईंधन के रूप में प्रयोग करना, तो ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम जैसे देखना, अब कौन कौन से संसाधन है, जैसे कोयला। परंपरागत में कौन सा संसाधन है? पहला कोयला। अब कोयला ये परंपरागत संसाधन है। देखिए इसके बारे में अपन विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ।
कोयले का निर्माण आप सभी को पता है कि वर्षों पहले या लाखों सालों पहले जब यहाँ पर धरती पर कोई भूगर्भीय क्रिया हुई होगी तो उसके फलस्वरूप पेड़ पौधे, जंतु, वनस्पति ये सब किसमें दब गए? भूगर्भ में दब गए। और कालांतर में बाद में जाकर के क्या हुआ? धरती के अंदर जो ताप और दाब था उनसे वो जल गए और उनका जो कार्बनिक पदार्थ है वो कोयले में बदल गए। ठीक, तो अब इस कोयले का हम दोहन कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, काफी वर्षों से कर रहे हैं, लगभग हमें कई साल हो गए हैं, 5-10 हजार साल हो गए हैं कोयले को हम ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए। कोयले से हम भोजन पकाते हैं, ठीक, लेकिन अब यहाँ पर भोजन पकाने की बात नहीं हो रही। भोजन किसकी बात हो रही है? ऊर्जा उत्पादन, मतलब विद्युत ऊर्जा की बात हो रही है। ये ध्यान में रखना, ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आप इसको यूं कहो, यूं सोचने लग जाओगे कि भाई हम तो खाना बनाने के लिए भी, ये भी तो ऊर्जा ही है, ये वो भट्टी जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं कोयले का उपयोग करते हुए, तो वो भी तो ऊर्जा ही है। वो हो सकता है, लेकिन अपन बड़े पैमाने पर, बृहद स्तर पर बात कर रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं हम? विद्युत उत्पादन की बात कर रहे हैं। ठीक, अब जब औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योगों का विकास हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ, मतलब यूरोप में भी हुआ और भारत में भी हुआ, और कई जगह औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, तो उन सब में उन कारखानों को चलाने के लिए मैन पावर तो थी ही सही, लेकिन ऊर्जा का या ईंधन का प्रमुख स्रोत क्या था? वहां पर कोयला था। अब औद्योगिक क्रांति को लगभग यूं मान लो 200-250 वर्ष हुए हैं, तो 200-250 वर्षों से हम कोयले से हम ऊर्जा उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। ठीक, पुरानी प्रचलित तकनीक से ऊर्जा उत्पादन करना कौन सा है? परंपरागत संसाधन। ये भी जानते हो आप कि कोयला 4 प्रकार का होता है, लिग्नाइट, बिटुमनी, पीट और एंथ्रेसाइट। तो ये 4 प्रकार के कोयले हुआ करते हैं। ठीक, राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला ज्यादा मिलता है। अपन सारी बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में ही, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मैं पहले एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो, आप एक व्यापक सोच रख सकें ऊर्जा संसाधनों के बारे में। हालांकि राजस्थान जियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ये टॉपिक बड़ा टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं। ठीक, देखो कोयला, कोयले के बाद अगर अपन आगे बात करें तो पेट्रोलियम। कौन सा? पेट्रोलियम। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम। ठीक, अब पेट्रोलियम जब हम इसको हम खनिज तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहते हैं। ये खनिज तेल भी हम इसको कहते हैं। ठीक, अब खनिज तेल भी ऊर्जा का संसाधन है, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, ठीक, डीजल है, ये सब क्या है? ईंधन का स्रोत है, मोम है। जब क्या होता है, हम खनिज तेल को भूगर्भ से निकालते हैं। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में काफी मात्रा में खनिज तेल निकाला जा रहा है। ठीक, जब वो उस तेल को निकाला जाता है तो फिर उसको प्यूरिफाई करने के लिए तेल शोधक कारखानों में भेजा जाता है, ऑयल रिफाइनरीज में भेजा जाता है। किसमें? ऑयल रिफाइनरीज में भेजा जाता है। जैसे बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी है, तो और जैसे मुंबई हाई है ना, तो इन रिफाइनरीज में इस कच्चे तेल को भेजा जाता है, इसको परिष्करण करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, और फिर इसको किससे गुजारा जाता है? इसका आसवन, भंजक आसवन किया जाता है। क्या किया जाता है? भंजक आसवन किया जाता है। ये सब साइंस का टॉपिक है ना? कभी समय मिला तो अपन बताएंगे इसके बारे में। तो भंजक आसवन किया जाता है, इसमें अलग अलग ताप पर इस खनिज तेल को निकाला जाता है और खनिज तेल से अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो खनिज तेल से भी हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक, अब आगे देखो, खनिज तेल हो गया, इसके अलावा जल विद्युत। क्या है? जल विद्युत, जल विद्युत। और इसके अलावा अणु शक्ति, इन सब से हम ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं लगभग 100-200 सालों से।
या 200-250 सालों से ज़्यादा एडेक्वेट हो। तो प्राचीन परंपरागत तकनीकों से अब धीरे धीरे समय बढ़ा, तकनीकी विकास भी बढ़ा और वैज्ञानिक प्रयास भी हुए, नई नई तकनीकों की खोज हुई, तो हमने ऊर्जा के अन्य विकल्प भी तलाशना शुरू कर दिया। चूंकि ये क्या है, प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है ये सीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध है और जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या का दबाव इन संसाधनों पर बढ़ रहा है, तो इनका असीमित दोहन हम कर रहे हैं। तब हमें चिंता हुई कि कुछ ऐसे संसाधन भी खोजे जाएं जो विकल्प के तौर पर इन संसाधनों का विकल्प ले ले। इन संसाधनों के विकल्प के तौर पर हमें कुछ नवीन संसाधन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएंगे तब हमें ऊर्जा के लिए हम किस पर निर्भर रहेंगे। तो ये सोचते हुए कई शोध हुए और इसके बाद में जो संसाधन सामने निकल करके आए वो है गैर परंपरागत संसाधन। अब कहते किसको हैं गैर परंपरागत संसाधन, कहते किसको हैं, तो जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त करते हुए 50 या 60 साल हुए हैं, जिनसे नवीन जिनसे अभी हाल ही में 50-60 सालों से नवीन तकनीक से नवीन पद्धतियों से ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। तो ऐसे संसाधनों को हम गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं। ठीक, अब बेसिक अंतर समझ में आ गया। एक तो समय का अंतर है और एक विधियों का अंतर है। ये प्राचीन प्रचलित तकनीकी है और ये 200-250 सालों से ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि ये ऊर्जा की नवीन पद्धतियों से हम ऊर्जा उत्पादन करते हैं, नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए, और समय अभी 50-60 वर्ष ही हुए हैं। ठीक, आगे अपन बात करें कि कौन कौन से नवीन ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सबसे पहला है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और इसके अलावा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। भूमि के अंदर भी ताप होता है, उस ताप से भी हम ऊर्जा बनाने का कार्य करते हैं। भूतापीय ऊर्जा, पन ऊर्जा तो जल ऊर्जा हो गई, जल विद्युत, पन ऊर्जा। इस जल विद्युत को अपन पन विद्युत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पन विद्युत भी बोलते हैं। इसके अलावा बायोगैस दिख रहा है, मैं इधर लिख देता हूं, बायोगैस, बायोमास। ठीक, तो बायोगैस और बायोमास, बायोगैस गोबर से बनती है और बायोमास जो वनस्पतियों का, फसलों का जो चारा होता है, जैसे चावल की भूसी, सोयाबीन की भूसी, गेहूं की भूसी, इससे भी हम ऊर्जा उत्पादन का या बिजली उत्पादन का कार्य करते हैं। बायोमास, मास का मतलब होता है द्रव्य, है ना, द्रव्यमान। ठीक, मास, जैसे मान लो किसी को निचोड़ दो आप, किसी जैविक वनस्पति को या जंतु को निचोड़ दो और उसको आप गर्म करके उच्च ताप पे रख दो, तो क्या बन जाएगा, वो बायोमास। उसके अंदर से जीव द्रव्य वगैरह सब निकल गया और क्या बचा, वो बायोमास बचा, जीव का द्रव्यमान बचा। तो बायोमास, इससे भी हम ऊर्जा उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। ठीक, सौर ऊर्जा, तो देखना अब
ये क्या है? विकल्प है। ये जो गैर परंपरागत संसाधन है ये क्या है? विकल्प है। किसका विकल्प है? इन संसाधनों का विकल्प है। इस वजह से हम इसको वैकल्पिक संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन संसाधनों को वैकल्पिक संसाधन भी बोलते हैं। वैकल्पिक संसाधन, वैकल्पिक संसाधन भी कहते हैं। ये खत्म हो गए तो फिर हम ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहेंगे? इन पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि ये प्रकृति में सीमित मात्रा में है और ये एक बार खत्म हो जाए तो फिर दोबारा इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इनका विकल्प, इन संसाधनों का विकल्प, परंपरागत संसाधनों का विकल्प हमें खोज लेना है और खोज लिया है और इसलिए इनको क्या कहते हैं? वैकल्पिक संसाधन। आगे अपन बात करें, इनको एक बार प्रकृति में नष्ट हो गए, ये सीमित हैं मतलब नष्ट हो जाएंगे, सीमित हैं मतलब नष्ट हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे तो फिर क्या है? ये क्या है? अनव्यकरणीय संसाधन है। अनव्यकरणीय, अनव्यकरणीय संसाधन है मतलब इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से ये क्या है? अनव्यकरणीय संसाधन है। इनको, इनसे प्राप्त जो ऊर्जा है ये कभी भी नष्ट नहीं होती। मतलब ये जो संसाधन है ये कभी भी नष्ट नहीं होते। इनको कहते हैं अक्षय ऊर्जा, अक्षय स्रोत, ऊर्जा के अक्षय स्रोत। ये कभी भी नष्ट नहीं होते। कल सूरज फिर निकलेगा, कल तारे फिर गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम ना नजर आएंगे। सूरज कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पवन, ये हवा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में उठने वाला ज्वार, वो कल भी आता था, आज भी आएगा और परसों भी आएगा। भूतापीय ऊर्जा धरती है, धरती कल भी रहेगी, आज भी रहेगी और हमेशा रहेगी, तो उसके अंदर ऊर्जा भी हमेशा रहेगी। तो ये क्या है? अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा के अक्षय संसाधन है, ये नष्ट नहीं होते, सूरज हमेशा था और रहेगा। इन स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अक्षय ऊर्जा कहते हैं, वैकल्पिक संसाधन है। अब देखो आप, ऊर्जा, सूर्य वही है, सूर्य से हमने ऊर्जा बनाई, उसको काम में लिया, ऊर्जा खत्म हो गई तो भाई कल फिर बना लो, कल फिर बना लो भाई, सूरज तो वही है, तो फिर ऊर्जा बना ली, फिर काम में ले ली, फिर खत्म हो गई, हमने फिर ऊर्जा बना ली, सूरज वही है क्योंकि। तो ये संसाधन या इनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा या ये संसाधन नव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब इनको दोबारा से नया किया जा सकता है। रिन्यूएबल संसाधन है। कौन से? गैर परंपरागत संसाधन। लेकिन इनसे प्राप्त ऊर्जा को हम केवल एक ही बार काम में लेते हैं, या इन संसाधनों से हम केवल एक बार ही ऊर्जा प्रयोग, ऊर्जा बना सकते हैं। जैसे कोयला लाए, कोयले से हमने ऊर्जा बनाई, उसको काम में लिया, खत्म। हमको फिर कोयला लाना पड़ेगा और फिर उसको ऊर्जा बनाना पड़ेगा, फिर खर्च करना पड़ेगा, खत्म। उसके बाद फिर कोयला लाए, फिर बनाई और फिर उधर कोयला खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब वो नहीं बचेगा, वो अनव्यकरणीय है, उसको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिन्यूएबल कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल कहेंगे। क्या कहेंगे? रिन्यूएबल।
ठीक, एक इससे डेफिनेट एक प्रश्न आता है कि जल विद्युत कौन सा संसाधन है, परंपरागत, गैर परंपरागत, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इस तरह के प्रश्न काफी सारे हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यूं मत सोचना कि भाई कि ठीक है फ्री टॉपिक है तो इसको मत पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा भाई, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन आया था, मैं बताऊं आपको क्या क्वेश्चन आया था, वन किस प्रकार के संसाधन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार प्रश्न आया था कि वन किस प्रकार के संसाधन है, वन। कुछ ने कहा कि सर वनों को तो काट देंगे दोबारा फिर उगा देंगे। मैंने कहा सही। दूसरा स्टूडेंट बोला कि सर सब वनों को नष्ट कर दिया जाए और धरती पर ऐसी जलवायु विकसित हो जाए कि वनस्पति नष्ट हो जाए, फिर कैसे उगाएंगे। मैंने कहा बात सही। तो फिर इसको के कौन सा संसाधन माने, नव्यकरणीय संसाधन माने या अनव्यकरणीय संसाधन माने, सवाल उठ गया। तो ये वन जो है वो नव्यकरणीय संसाधन भी है और अनव्यकरणीय संसाधन भी है, ये दोनों ही है। ये रिन्यूएबल भी है और नॉन रिन्यूएबल भी है। इसमें दोनों ही कैटेगरीज के गुण देखे जा सकते हैं। कैसे, देखो आप, सामान्य परिस्थितियों में अगर वनस्पति नष्ट हो गई तो हम उसको किसी प्रक्रम के द्वारा दोबारा उगा सकते हैं। जैसे मान लो कोई प्रजाति, वनस्पति की कोई प्रजाति हमने विलुप्त हो गई साहब, अब विलुप्त होने के बाद हमने उसका जीनोम संग्रहित करके रख रखा है, हम उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, वनस्पति को संग्रहित करने का काफी आजकल आधुनिक तरीके आ गए हैं। प्रयोगशाला में कल्चर उसका ऊतक संवर्धन हम उसका कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर जिसको बोलते हैं। जो नई शाखा है बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके द्वारा हम किसी विलुप्त प्रजाति को दोबारा से हम उगा सकते हैं। ठीक, तो ये रिन्यूएबल भी हुए। इसके बाद अब हम देखें, अगर मान लो जलवायु कोई ऐसा कारक आ गया जलवायु में जिसके कारण से वो वनस्पति विलुप्त हो गई, कोई भी काका जी उसको दोबारा नहीं उगा सकता, क्योंकि वो किसने खत्म की है, ईश्वर ने खत्म की है, जलवायु ने खत्म की है। ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त कारणों से वो स्पीशीज, वो प्रजाति खत्म हुई है, हम उसको दोबारा से नहीं उगा सकते। इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल वनस्पति नॉन रिन्यूएबल संसाधन भी कहते हैं। तो वन में दोनों ही कैटेगरीज के गुण देखने को मिलते हैं। सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई वनस्पति या संपूर्ण वनस्पति नष्ट हो गई तो हम उसको दोबारा उगा सकते हैं वैज्ञानिक प्रक्रमों के द्वारा। लेकिन अगर पर्यावरणीय कारकों से अगर कोई वनस्पति नष्ट हो गई तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं उगा सकते। तो इसमें दोनों के ही गुण देखने को मिलते हैं। सीटेट का प्रश्न था तो इसमें काफी गुण है बच्चे, आपको टेंशन मत लेना, आपको मैंने बता दिया, आपको अ या ब दोनों। लेकिन अगर उसमें आ जाए दोनों का ऑप्शन नहीं हो तो फिर आप उसको क्या करेंगे, रिन्यूएबल करेंगे। सामान्य परिस्थितियों में वन क्या है, रिन्यूएबल है। ठीक, देखना अब अपन आगे अब बात करें। ठीक, मिटा दूं मैं इसको। सबसे पहले अपन लेंगे किसको, कोयले को। दिख रहा है कोयला। कोयला कैसे बना, लाखों वर्षों पूर्व भौगोलिक क्रिया के द्वारा भूकंप आया होगा, ज्वालामुखी फटा होगा, कुछ हुआ होगा, 1 लाख वर्ष पहले में था नहीं। ठीक, भूगोलिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो धरातल पर वनस्पति थी, जीव जंतु थे, वो भूगर्भ में दब गए। कालांतर में ताप और दाब की अधिकता के कारण
वो जल गए और उनका कार्बनिक अवशेष बच गया जो कोयले में बदल गया। ऐसे धरती के अंदर कोयला बना। ठीक, आगे बात करें, कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी। ठीक है, 4 प्रकार के कोयले हैं। एक मेरे छोटे से प्रश्न का आंसर देना, इनमें से कौन सा कोयला श्रेष्ठ है और कौन सा कोयला सबसे निकृष्ट कोयला माना जाता है। कोयला वही श्रेष्ठ होगा जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी। अगर किसी कोयले में कार्बन की मात्रा कम है तो वो निम्न कोटि का कोयला होता है। ठीक, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये आप जरूर बताना कि कौन सा कोयला अच्छा कोयला है और कौन सा कोयला गंदा कोयला है। ठीक, कौन से कोयले में गंदे बच्चों की हरकतें हैं और कौन सा कोयला इंटेलिजेंट है, आप मुझे बताना। ठीक, देखो आप कोयले की बात करें, राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। कोयला मिलता है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा, राजस्थान में किस प्रकार का कोयला मिलता है? लिग्नाइट कोयला मिलता है। अब लिग्नाइट श्रेष्ठ कोयला नहीं है लेकिन फिर भी काम चल जाता है। आगे बात करें, राजस्थान में सबसे ज्यादा कोयला बीकानेर जिले में मिलता है। सिंपल बात बता रहा हूं मैं, राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कहां पर? पलाना। कहां पर मिलेगा? पलाना। पलाना कहां है? बीकानेर। ठीक, बीकानेर में। अब बीकानेर में पलाना मुख्य जगह हो गई, पलाना मुख्य जगह है लेकिन और भी जगह मिलता है, जैसे बरसिंगसर, मुंद खारी, चांदनेरी, बरसिंगसर, मुंडखारी, चांदनेरी, गंगा सरोवर, ये कोयला मिलता है। वही लिग्नाइट कोयला है। इस लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये कब बना था? ये टर्शरी युग का कोयला है। भूगोल विद्वानों ने भौगोलिक समय को कुछ युगों में बांटा हुआ है, तो एक काल आता है टर्शरी काल, तो टर्शरी युग का कोयला है। कौन सा? भौगोलिक भूरा कोयला। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। ठीक, ये कुछ बात हो गई किसकी? कोयले की। यही है, ज्यादा टेंशन मत लो। अब हम कोयले के ऊपर आधारित राजस्थान में विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं ये अपन पढ़ने वाले हैं। कितनी इकाइयां हैं ये सब हम पढ़ेंगे।